Good morning all of you and good morning to all my dear student. Welcome to my YouTube channel. चलिए हम और आप मिलकर एप्टीट्यूड को सिंपल बनाएं। नेशनल क्वालिफायर सीरीज़ में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आज मेरे उस सीरीज़ का पार्ट 2 है, तो चलिए बिना कोई ज़्यादा देर लगाए पार्ट 2 पर चलते हैं। चलिए देखते हैं। आपके साथ नेशनल क्वालिफायर पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। रॉय इज़ नाउ 4 years ओल्डर देन एरिक and half of that amount old than Irish. If in 2 years Roy will be twice as old as Eric, then in 2 years what would be the Roy age multiplied by Irish age? ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको बस लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ना होता है। अगर आपने लैंग्वेज पकड़ ली तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट सिनेरियो में हमें क्या दिया है, प्रेजेंट में हमें दिया है कि रॉय की जो एज है वो एरिक की एज से कितनी ज़्यादा है। एरिक की एज से आपको दिख रही है कितनी ज़्यादा दी हुई है, 4 साल ज़्यादा है। तो रॉय एज इक्वल टू एरिक एज प्लस 4 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है कि जो रॉय एरिक से 4 साल अगर बड़ा है तो आयरिश से कितना बड़ा है, उसका हाफ ऑफ दैट अमाउंट ओल्ड देन आयरिश। तो मतलब रॉय की एज अगर आयरिश से कंपेयर किया जाए तो क्या आएगा, आयरिश एज प्लस 2। उसके बाद मुझे एक सिनेरियो और दिया है कि 2 साल, इफ़ इन 2 years, मतलब 2 साल बाद का सिनेरियो मुझसे दिया गया है कि रॉय विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज एरिच। तो मतलब रॉय एज 2 साल के बाद, एरिक एज 2 साल के बाद, अगर इनका हम रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 2:1। तो देखिए यहाँ पे रॉय की एज क्या दी हुई है, एरिक के कंपैरिजन में एरिक से 4 ज़्यादा है। तो मतलब कि अगर मैं इस इक्वेशन में रॉय की एज पुट करूँ एरिक के टर्म में तो क्या आएगा, एरिक प्लस 6 आ जाएगा, क्योंकि रॉय प्लस 4, एरिक प्लस 4 जो है वो रॉय एज है। तो एरिक प्लस 6 डिवाइडेड बाई एरिक प्लस 2, ये कितना आएगा, 2:1। तो यहाँ से मुझे एरिक की एज कितनी निकलती हुई दिख रही है, देख लीजिए। एरिक की एज आपको यहाँ से 2 निकल के आएगी। एरिक की एज मेरी कितनी आ गई, 2। अगर एरिक की एज मेरी 2 है तो रॉय की एज कितनी होगी रॉय की एज आपकी होगी कितनी बताइए, रॉय की एज होगी आपकी 6 years होगी, क्योंकि एरिक से रॉय कितना बड़ा है, 4 साल बड़ा है। आयरिश की एज क्या होगी आपकी, आयरिश जो है वो रॉय से कितना छोटा है, 2 साल छोटा है। तो आयरिश की एज क्या हो जाएगी, 4। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट वुड बी द रॉय एज मल्टीप्लाइड बाय आयरिश एज। ये मैंने प्रेजेंट एज निकाली है, ये जो मैंने निकाला है ये प्रेजेंट एज निकाली है। देन इन 2 years व्हाट वुड बी द रॉय एज मल्टीप्लाइड बाय आयरिश एज। 2 साल के बाद हमारी एरिक की एज 4 होगी, रॉय की 8 होगी और इसकी कितनी होगी, 6। और मुझे किसका मल्टीप्लिकेशन लेना है, रॉय की और आयरिश की। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 48। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा, हाँ ऑप्शन बी मेरा इसका आंसर है। तो देखिए इसको कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, सिर्फ आपको लैंग्वेज में उलझाया जाता है। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका दिया है, क्या क्वेश्चन है पहले पढ़िए। फाइंड द 55th वर्ड ऑफ शुवांग इन डिक्शनरी। ये TCS का यार पेट क्वेश्चन है, TCS इसको बहुत बार पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा है क्या। बहुत बार बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, सीधे इस टाइप से पूछ लेता है। बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इसने पूछा क्या। इसका कहना है कि ये जो 7 लेटर का एक वर्ड है, 7 लेटर के वर्ड से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 7 लेटर के वर्ड, टोटल 7 फैक्टोरियल 7 लेटर वर्ड बनेंगे। 7 फैक्टोरियल 7 लेटर वर्ड को अगर हम डिक्शनरी में लगाएं, अरेंज करें, डिक्शनरी में आप क्या फॉलो करते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो अगर हम इसको डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाएंगे तो 55th पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। इसमें बस ये बात ध्यान रखा करिए, सारे वर्ड इस डिक्शनरी में 7 लेटर के ही होंगे। इस क्वेश्चन में ये मैंडेटरी होता है, ऐसा नहीं होगा कोई वर्ड हम 6 लेटर का नहीं ले सकते, ना ही हम 5 का ले सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन करने का तरीका क्या होता
होता है, जो भी लेटर दिए हैं सबसे पहले आप क्या करिए, उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाइए। तो शिवांग में जो भी लेटर है मैं इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाने जा रहा हूँ, देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने ए लिखा, ए के बाद क्या पढ़ते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आता है, एच के बाद आई जे के के बाद एल आता है, एम आता है, एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा मेरा, एन के बाद ओ आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा, एस आया, एस के बाद टी आता है, टी भी नहीं है, यू आता है और फिर वी आता है। तो सारे 7 लेटर्स हमने लिख दिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है, लिख दिया। हमें क्या निकालना है, हमें 55 पोजीशन पे हमारी डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आ रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले टोटल इस डिक्शनरी में कितने वर्ड आएंगे, 7 फैक्टोरियल वर्ड आएंगे। तो सबसे पहले सेट वाले वर्ड हम निकालना अगर चाहें तो हम क्या करेंगे, ए को फिक्स कर देते हैं। अब कितने लेटर्स बचे 7 लेटर वर्ड बनाने के लिए, मात्र 6, मतलब कि 6 फैक्टोरियल, मतलब सबसे पहले 720 वर्ड जो है हमारे वो ए से स्टार्ट होंगे। हमें क्या कौन सा वर्ड निकालना है, 55 पोजीशन पे निकालना है। तो मतलब मेरा जो वर्ड है वो इसी ग्रुप में बिलोंग करेगा, तो मैं इस ग्रुप में आ गया। जो लेटर आप फिक्स करेंगे वो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, वो आप यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मैंने ए फिक्स कर दिया, मैं इस ग्रुप के अंदर आ गया, मतलब मैं इस 720 के ग्रुप के अंदर आ गया, तो ए फिक्स हो गया। अब मेरे पास ए नहीं है, अब सेकंड प्लेस पे मैं क्या फिक्स करूँगा, एच को फिक्स करूँगा। मैंने क्या किया, एच को फिक्स किया। तो 720 में सबसे पहले ये क्या बचे, ये 5 लेटर हुए। सबसे पहले 120 लेटर जो होंगे हमारे वो ए एच से स्टार्ट होंगे। हमारा वर्ड कौन सा निकालना है, 55 पोजीशन पे निकालना है, मतलब मेरा वर्ड इसी ग्रुप में बिलोंग करेगा। सबसे पहले 120 लेटर के ग्रुप में, मतलब एच भी मैं कैंसिल कर दूं क्योंकि मुझे एच भी यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्या फिक्स करेंगे, नेक्स्ट मैंने फिक्स किया, के को फिक्स किया। के को फिक्स करिए, देखिए अब मैं इस 120 के ग्रुप में आ गया हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, के को फिक्स किया। अब कितने लेटर बचे, 4 बचे। तो पहले 24 लेटर, ये हमारी डिक्शनरी के सबसे पहले 24 लेटर किससे स्टार्ट होंगे, ए एच के से। लेकिन मेरे को 55 पे चाहिए, मतलब मुझे इसके आगे वाला ग्रुप में देखना पड़ेगा। तो मतलब मैं के को यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं के फिक्स नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट डिक्शनरी के ऑर्डर में क्या आएगा, एन आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एन को फिक्स किया। तो एन को फिक्स करने के बाद फिर 4 लेटर बचे, मतलब 24 और टोटल कितने हो गए, ये 48। मुझे क्या निकालना है, 55, मतलब मुझे इससे भी नेक्स्ट ग्रुप में पहुँचना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे एन को भी कैंसिल नहीं कर सकता। मतलब ए के बाद मैंने क्या फिक्स किया, एस। मेरा ये कौन से नेक्स्ट 24 आएंगे, ये टोटल रेंज कहाँ तक पहुँच गई, 72। मतलब मेरा जो लेटर आएगा वो इसी में आएगा। तो मतलब मैं एस को अब फिक्स करने जा रहा हूँ। एस को मैंने फिक्स किया, मतलब एस को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो ए एच एस तक मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया है। अब मैं एक और लेटर फिक्स करने जा रहा हूँ। कौन सा फिक्स करूँगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में के से स्टार्ट करते हैं। के को मैंने जब फिक्स किया तो मतलब ये 48 तो मैं निकल ही चुका था, मैं इस नेक्स्ट 24 में अब आ चुका हूँ। मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, इस नेक्स्ट 24 में आ चुका हूँ। और मैंने पहला लेटर कौन सा फिक्स किया, के। तो इसका 3 फैक्टोरियल आएगा, तो पहले 6 लेटर, ये 48 और इस ग्रुप के पहले 6 लेटर, मतलब टोटल कितने हो गए, 48 + 6, मतलब मैं 54 तक पहुँच गया हूँ। मुझे कौन सा लेटर चाहिए, मुझे 55 पोजीशन वाला लेटर चाहिए, मतलब मुझे के से भी आगे वाला, मतलब मुझे नेक्स्ट जो 6 का ग्रुप मिलेगा ना उसका पहला लेटर चाहिए होगा। तो मतलब मैं के को भी यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकता, मुझे नेक्स्ट क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, एन को सेलेक्ट करना पड़ेगा चौथी पोजीशन फिल करने के लिए। तो ए एच एस और एन मैंने फिक्स किया, इस ग्रुप का मुझे पहला लेटर चाहिए। तो एन को मैंने फिक्स कर दिया, एन कैंसिल हो गया। पहला लेटर क्या होगा, मुझे के यू और वी को सीक्वेंस में लिखना होगा। तो पहला लेटर इस ग्रुप का क्या होगा, ए एच एस एन के यू वी। यही मेरा 55 पोजीशन पे लेटर आएगा, वर्ड आएगा
7 लेटर का जो हमारी डिक्शनरी में आएगा। जहाँ तक लगता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सप्लेनेशन था, तो इसको जितना रिवाइंड करके देख सकते हैं देखिएगा। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको बताऊँगा। तो इसका आंसर क्या है, कोई है मेरा? देखिए मेरा ये ऑप्शन है AHSNKUV, मतलब ये ऑप्शन है मेरा, ए ऑप्शन AHSNKUV। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, ये भी रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये मेरा क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि एक सिटी सी है, सिटी सी से कार ए जो है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर मुझे दी है, वो निकली है, और 2 घंटे बाद एक कार बी सिटी सी से निकली है। मतलब 2 घंटे बाद का अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो कार ए हमारी कितनी दूर पहुंच चुकी होगी, 80 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी होगी, और बी कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली है 2 घंटे के बाद, जब आपकी कार ए कहाँ पे पहुंच चुकी है, 80 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है। अब मुझसे कहा जा रहा है इन हाउ मच टाइम विल कार बी 9 किलोमीटर अहेड ऑफ कार ए। मतलब कार बी और कार ए के बीच में अभी डिफरेंस 80 है, और वो कह रहा है कि कार बी जो है वो ए से 9 किलोमीटर आगे हो, मतलब 89 किलोमीटर कार बी को ट्रैवल करना है। किससे ट्रैवल करना है, जो इसकी एडिशनल स्पीड होगी, मतलब जो हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे कार बी की विद रिस्पेक्ट टू कार ए, जो क्या आएगी 60 - 40, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 89। तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 89 डिवाइडेड बाई 20, मतलब 4, और 9/20, मतलब 4 घंटा 27 मिनट का टाइम हमें मिलेगा, जिसमें कार बी जो है वो 9 किलोमीटर अहेड होगी कार ए से। तो कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है बहुत क्लोज, लेकिन एक ऑप्शन ये बहुत क्लोज दिख रहा है जिसको टीसीएस ने क्लिक किया हुआ है इसके लिए। तो मैं इसका आंसर 4:25 क्लिक करूँगा, क्योंकि यही इसके बहुत क्लोज है और कोई भी इसके इतना क्लोज नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या है, सी ऑप्शन। तो ऐसे भी क्वेश्चन टीसीएस कई बार पूछता है जहाँ पे आपको क्लोज आंसर मार्क करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए मेरा ये जो क्वेश्चन है ये एक पजल है। पजल क्या है, क्या दी है, देयर आर 5 स्वीट्स जामुन काजू पेड़ा लड्डू जलेबी विच कैन बी कंज्यूम इन 5 कंजिक्यूटिव डेज मंडे टू फ्राइडे। ए पर्सन ईट 1 स्वीट अ डे, ये बता दिया गया है। तो पहले तो मंडे टू फ्राइडे हम डे लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और मुझे बताया है कि एक दिन में एक ही लड्डू खाया जाएगा। उसके बाद क्या कंस्ट्रेंट दिए हैं वो देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट, लड्डू नॉट ईटन ऑन मंडे। लड्डू जो है वो मंडे को कभी नहीं खाया जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लड्डू मेरा ट्यूसडे को आ सकता है, लड्डू मेरा वेडनेसडे को भी आ सकता है, और लड्डू मेरा थर्सडे को भी आ सकता है, और लड्डू मेरा फ्राइडे को भी आ सकता है, बट मंडे को नहीं आ सकता। तो ये मेरा पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ़ जामुन इज़ ईटन ऑन मंडे, अगर जामुन जो है मैं मंडे को खाऊं तो मुझे लड्डू किस दिन खाना पड़ेगा, लड्डू शुड बी ईटन ऑन फ्राइडे। अगर जामुन मैंने मंडे को खाया तो लड्डू जो है मुझे फ्राइडे को खाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, पेड़ा इज़ ईटन ऑन द फॉलोइंग डे ऑफ ईटन जलेबी। पेड़ा इज़ ईटन ऑन द फॉलोइंग डे ऑफ जलेबी, मतलब अगर पेड़ा हमने जलेबी अगर हमने मंडे को खाई तो पेड़ा हमें ट्यूसडे को खाना पड़ेगा। अगर इसको
ट्यूसडे को खाया जलेबी को तो पेड़ा हमें वेनसडे को खाना पड़ेगा। अगर मैंने जलेबी को वेनसडे को खाई तो पेड़ा मुझे थर्सडे को खाना पड़ेगा, और अगर इसको थर्सडे को खाई तो इसको हमें फ्राइडे को खाना पड़ेगा। थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है। और उसके बाद क्या दिया है फोर्थ स्टेटमेंट, इफ़ लड्डू इज़ ईटन ऑन ट्यूसडे, अगर लड्डू को मैं ट्यूसडे को खा रहा हूँ, चौथा स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ, इफ़ लड्डू इज़ ईटन ऑन ट्यूसडे काजू शुड बी ईटन ऑन मंडे। क्या है, इफ़ लड्डू इज़ ईटन ऑन ट्यूसडे काजू शुड बी ईटन ऑन मंडे। ठीक है, तो मतलब लड्डू अगर हम ट्यूसडे को खा रहे हैं तो काजू हमें मंडे को। ये चारों स्टेटमेंट मैंने लिख लिए। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। पेड़ा कैन बी ईटन ऑन एनी डे एक्सेप्ट, पेड़ा किस दिन नहीं खाया जा सकता। पेड़ा तो मुझे ट्यूसडे को भी दिख रहा है, पेड़ा मुझे वेनसडे को भी दिख रहा है, पेड़ा मुझे थर्सडे को भी दिख रहा है, फ्राइडे, एक मंडे ही एक ऐसा दिन दिख रहा है, क्योंकि पेड़ा जो है वो हर बार जलेबी को फॉलो करेगा, तो पेड़ा कभी भी मैं मंडे को नहीं खा सकता। तो मेरा इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। तो देख रहे होंगे ना टीसीएस में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आप रट कहीं से नहीं सकते टीसीएस के क्वेश्चन को, तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी पजल्स आती हैं टीसीएस में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल लुकिंग पेंसिल टू 4 स्टूडेंट सो दैट ईच स्टूडेंट गेट एटलीस्ट 1 पेंसिल। इसका एक रिलेशन होता है, आप ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। वो क्या होता है, n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1। ये एक रिलेशन है जो आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही जाएगी। वेयर n इज़ क्या होता है, n इज़ द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, अमंग आर ग्रुप। r इज़ द नंबर ऑफ ग्रुप। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कंडीशन एडिशनल और दी है कि हर स्टूडेंट को एक पेंसिल ज़रूर मिलनी चाहिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको एक पेंसिल नहीं मिले, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको 0 पेंसिल मिले। तो ऐसे केस में आपका इसका मॉडिफाइड वर्जन लगता है। मॉडिफाइड वर्जन में बहुत सारे लोगों ने फार्मूला चेंज किया है, लेकिन हम फार्मूला नहीं चेंज करते हैं, आप n की वैल्यू चेंज कर सकते हो। मतलब कितनी n की वैल्यू पर आपको कमांड है अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो कैसे करते हैं, पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10। ठीक है, और कितने ग्रुप में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक पेंसिल तो सभी को मिलनी चाहिए, एटलीस्ट एक पेंसिल तो सभी को मिलनी चाहिए। मतलब टोटल मुझे फ्रीडम कितनी पेंसिल के लिए मिला है, मुझे टोटल फ्रीडम जो है वो 6 पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिला है। मतलब 4 पेंसिल तो मेरे को फ्रीडम है ही नहीं, वो तो मुझे देनी ही देनी है सबको, एक एक पेंसिल तो सबको देनी है। मतलब 4 पे फ्रीडम नहीं है, मुझे फ्रीडम कितने पे है, 6 पेंसिल पर फ्रीडम है डिस्ट्रीब्यूट करने का। बस इस को चेंज करना होता है। जितना आपको ये एटलीस्ट वाला कंस्ट्रेंट दिया हो और जितने नंबर ऑफ ग्रुप दिए हो, जो आपका कंस्ट्रेंट क्या है 1 का है, टोटल ग्रुप कितने 4, मतलब ये 4 नंबर आप टोटल नंबर ऑफ आइटम से सबट्रैक्ट कर दो और डायरेक्ट अपना ये रिलेशन लगा दीजिए। तो मेरा ये n का वैल्यू कितना आ रहा है, 6। कितने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6 + 4 + 1 और 4 - 1 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9C3। 9C3 मतलब क्या हो गया, 9 × 8 × 7 × 3 × 2 × 1। ये कैंसिल हुआ 3 बना, ये कैंसिल हुआ 4 बना, कितना आया, ये 12 आया। और 12 × 7 मतलब कि 84 वेज। 84 वेज में आप ये कर सकते हो। मेरा ये आंसर कौन सा है, ये। बस आपको ये एक रिलेशन इसमें ध्यान रखना है। अभी इसको आप प्रूविंग मत देखिए, अभी सिर्फ इस रिलेशन को ध्यान रखिए। जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आपको आर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो डायरेक्ट ये रिलेशन आपका लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, देखिए, एवरी कैलेंडर ईयर इज रिपीटेड आफ्टर
इसके 3 केसेस होते हैं, मैं पहले आपको वो बताना चाहूँगा क्योंकि ये आंसर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 3 केसेस क्या होते हैं कि एवरी कैलेंडर ईयर, अगर हम किसी नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं, अभी हम नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं, तो एवरी कैलेंडर ईयर इज़ रिपीटेड आफ्टर 11 ईयर। और इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब हम नॉन लीप प्लस 11 करेंगे तो वो भी नॉन लीप आना चाहिए। इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन इसका एक अदरवाइज वाला भी केस होता है, तो ये आपका केस 1 है। केस 1 क्या है, जब भी आपको कोई नॉन लीप ईयर मिले, आप उसमें प्लस 11 करने के बाद आप नॉन लीप पर ही लैंड करेंगे, तो वो कैलेंडर ईयर जो है वो 11 साल के बाद रिपीट करेगा। केस 2 क्या होता है आपका कि अगर आपने नॉन लीप में 11 को ऐड किया, ठीक है, और आप लीप ईयर के ऊपर लैंड किए, तो इस केस में ये जो होता है ये 6 साल के बाद रिपीट करता है। ध्यान रखिएगा, ये केस क्या होता है, तब ये 6 ईयर के बाद रिपीट करता है। और इसका एक केस 3 भी होता है। केस 3 क्या होता है हमारा कि जब भी हम किसी लीप ईयर की बात करेंगे, अब हम लीप ईयर पे आ रहे हैं, लीप ईयर जो है आपका 28 साल के बाद रिपीट करता है। तो आप ये तीनों केस ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको नॉन लीप ईयर दिया है और आपने 11 ऐड किया और आप नॉन लीप पर लैंड किए, तो आपका कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट करेगा, 11। रिपीट मतलब होता है आइडेंटिकल कैलेंडर होगा। लेकिन जब भी आपने नॉन लीप को 11 में ऐड किया और आप एक लीप ईयर पे लैंड करेंगे, तो इस केस में ये 6 साल के बाद रिपीट करता है। और तीसरा केस है जब आप किसी लीप ईयर की बात करेंगे तो ये 28 साल के बाद रिपीट करता है। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर होगा, और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारे पहले ही केस से निकला आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, 11। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मुझे फाइंड द डे ऑफ डेट क्या दिया है, 12 नवंबर 1988 डेट दी है, इससे मुझे डे निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी एक लीप ईयर की बात करेंगे इसमें 2 ऑड डे होते हैं। ये ऑड डे के कॉन्सेप्ट से ही निकलता है। तो ऑड डे आप एक बार मेरी वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कैलेंडर पे जो मैंने बनाई है। जब भी ऑर्डिनरी ईयर की बात की जाएगी तो एक ऑड डे होता है। और जब भी आप 100 ईयर की स्लाइस पिक करेंगे तब आपको 5 ऑड डे मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा। और जब भी मैं 200 की स्लाइस यूज़ करूँगा तब मैं 3 ऑड डे यूज़ करूँगा, ये आपको याद रखना है। और जब भी मैं 300 की स्लाइस यूज़ करूँगा तो उसमें एक ऑड डे लिखूँगा। और जब भी मैं 400 की स्लाइस यूज़ करूँगा तो मैं 0 ऑड डे लिखूँगा। और इन चारों स्लाइस में पहली 3 स्लाइस जो है हमारी, इसको मैं नॉन रिपीटिटिव स्लाइस कहता हूँ, और लास्ट वाली स्लाइस को मैं रिपीटिटिव स्लाइस कहता हूँ। तो इसका मतलब रिपीटिटिव मतलब होता है इसका मल्टीपल टाइम मैं यूज़ कर सकता हूँ। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 12 नवंबर 1988 का डे निकालना है। मतलब 88 अभी रनिंग स्टेट में है, तो पहले आपको कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स कंप्लीट हैं आपको वो लिखना होता है। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स कंप्लीट हैं, 1987। उसके बाद में 400 की स्लाइस रिपीटिटिव है, तो इसका 4 बार इस्तेमाल करूँगा तो कहाँ पे पहुँचा, 1600 प्लस फिर 300 वाली स्लाइस यूज़ करूँगा। ये 1 टाइम ही यूज़ होता है क्योंकि ये नॉन रिपीटिटिव स्लाइस है। तो क्या हुआ, 300 प्लस 87। इस पे मुझे ये आंसर 0, मैंने आपको बताया ये रिपीटिटिव है तो इस पे ऑड डे काउंट 0 रहता है, तो ये 0। 300 पे ये काउंट 1 रहता है तो +1। अब 87 में कितने लीप ईयर हैं, कितने ऑर्डिनरी, ये मुझे देखना पड़ेगा। ये कैसे देखते हैं, आप 87 को 4 से डिवाइड करिए, जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कितना आ रहा है, 21। तो मतलब कि 21 लीप ईयर है। मतलब 87 को मैंने 4 से डिवाइड किया, जो क्वेश्चन आया वो नंबर ऑफ़ लीप ईयर रिप्रेजेंट करेगा। और जो बाकी बचे हुए हैं वो सब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमें ऑर्डिनरी ईयर। और मैंने आपको बताया था एक लीप ईयर की जब भी बात होगी तो उसमें कितने ऑड डे होते हैं, 2। तो 21 में ये काउंट कितनी पहुँच जाएगी, 42। और एक ऑर्डिनरी में मैंने क्या कहा, ये काउंट 1 होती है, तो 66 में क्या हो जाएगी, ये 66 हो जाएगी। तो टोटल कितना आ रहा है,
109 आ रहा है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा कैलकुलेशन कितनी आ रही है, 109। इसको आप 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 105 तक 7 के टेबल में आता है, मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। ये मैंने 1987 तक की पूरा निकाला है। अभी मैंने 1988 को कंसिडर नहीं किया है, तो अब मुझे 1988 को सेपरेटली कंसिडर करना पड़ेगा। 1988 क्या है, ये लीप ईयर है, क्योंकि 88 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है। तो चलिए इसको सेपरेटली हम देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये इतना लिख लिया। जनवरी में 31 डेज़ होंगे। मॉड्यूलर 7 में करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं से ऑड डे का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 का पैटर्न होता है, डे के ऑप्शन आपके पास 7 होते हैं। ऑड डे कितनी आई यहाँ पे, 3, ये 29 होगा क्योंकि ये लीप ईयर है। मॉड 7 किया, कितना रिमाइंडर आया, 1, यहाँ पे ये कितना होगा 31, तो यहाँ से कितना आएगा 3, ये 30, तो यहाँ से कितना आएगा 2, ये अगेन 31, तो यहाँ पे 3, ये 30, तो यहाँ पे आपका 2, ये 31 होगा, तो यहाँ पे 3, और आपको याद होगा जुलाई अगस्त हमेशा 31 का होता है, तो ये भी 3, और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2, और अक्टूबर 31 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3, और नवंबर में हमें 12 ही दिन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मॉड 7 करेंगे तो क्या आएगा 5। अब इस सबको टोटल कर लेते हैं, चलिए 3 1 4 7 2 9 12 14 और ये 17 और ये 20 और ये 22 और ये 27 कह रहा हूँ 25 और ये हुआ 30, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 30। इसका टोटल करके देखिएगा आपका कितना आएगा 30 आ रहा है। 30 मतलब फिर से फाइनल मॉड 7 किया हमने, तो रिमाइंडर क्या आया 2। तो 1988 से मुझे ऑड डे काउंट कितनी मिल रही है 2, और मैंने 1987 तक काउंट किया था, कितना मिला था 4, तो ये क्या आया 4 + 2, मतलब मेरा 6 ऑड डे काउंट फाइनल आ रहा है। और ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, जो बिना रेफरेंस पॉइंट का होता है, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो आप अपनी स्टैंडर्ड टेबल अगर देखेंगे तो स्टैंडर्ड टेबल क्या होता है, संडे पर 0, मंडे कब होता है 1 ऑड डे पे, ट्यूसडे 2 ऑड डे पर होता है, वेडनेसडे 3 पे, थर्सडे पर 4 और 5 फ्राइडे पर हमारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा इसका सैटरडे। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बी। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लॉक से है, क्या है, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 3:40। एक चीज़ याद रखा करिए, जब भी आप क्लॉक में एंगल की बात करेंगे तो 2 एंगल निकलते हैं हैंड्स के बीच में, एक ये एंगल होता है और एक ये एंगल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ एंगल पूछा गया है, मतलब आपसे 180 लेस वाली वैल्यू के बारे में बात की जा रही है, लेकिन अगर आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है तो 180 प्लस की बात पूछी जा रही है, तो मतलब आपको ये वाला आंसर बताना है। हमसे क्वेश्चन में रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है, तो मतलब मुझे 180 प्लस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो फ़ौरन रिजेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन चलिए करके दिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको करना क्या है, जितने भी आपको नंबर इस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आएंगे उनको आप स्ट्रेट लाइन में लिख लीजिए, मतलब 3 4 5 6 7 और 8। और आपको पता है कि मिनट हैंड हमारा कहाँ पे होगा, 8 पे होगा 340 पर, तो मिनट हैंड को मैंने कहाँ पे लगा दिया 8 पे। और आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हम 1 आवर एनालिसिस अगर हम एक करते हैं, 1 आवर एनालिसिस क्या होता है कि अगर हमारी मिनट हैंड की जर्नी 12 से 12 है तो आवर हैंड की जर्नी हमारी इस केस में क्या होगी 3 से 4 होगी। 1 घंटे की अगर एनालिसिस की बात करें, अगर मिनट हैंड अपना 50 करेगा तो आवर हैंड को भी 50 करना है, अगर मिनट हैंड 75 करेगा तो आवर हैंड को भी 75 करना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे क्वेश्चन में, मिनट की पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर होती है हमें, लेकिन आर की पोजीशन में मैं डाउट रहता है, मुझे क्लियर नहीं होती है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये कहाँ पे पहुँचा है 80 पे, जर्नी 12 से 12 तक कितने मिनट की होती है 60, तो 40 डिवाइडेड बाई 60, मतलब मिनट हैंड ने अपनी जर्नी का 2/3 पोर्शन पूरा किया है।
अगर मिनट ने 2/3 किया है तो आर को भी 2/3 करना पड़ेगा 1 आवर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर एक पार्टीशन के बीच में डिग्री की बात करें हम, तो 30 डिग्री का होता है एक पार्टीशन, और 2/3 पोर्शन अगर मिनट ने किए हैं तो 2/3 आर को भी करने पड़ेंगे। तो कितना दूर पहुंचेगी, 20 डिग्री मूव करेगी। अब देखिए इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, यही हमारा एंगल है। ये कितना है, 10 + 30 + 30 + 30 एंड +30, कितना आ रहा है, 130 डिग्री आ रहा है। 130 डिग्री क्या है, ये 180 से लेस है। तो मतलब अगर हमसे एंगल पूछा जा रहा होता तो हमारा आंसर 130 होता, लेकिन हमसे रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 360 से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या है, 230 डिग्री। कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिस्टर और मिस स्मिथ ने 9 फैमिलीज़ को इनवाइट किया है, 9 फ्रेंड्स और उनके स्पाउस को इनवाइट किया हुआ है। पार्टी है एक वाका बीच रिजॉर्ट पर। तो उस पर एक ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा है जिसमें मिस्टर और मिस स्मिथ कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे। ऐसे कितने तरीके से फ़ोटोग्राफ खींचे जा सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। मैं इस केस का उल्टा सोल्यूशन करूँगा, मतलब कि 9 फ्रेंड्स हैं, उनकी स्पाउस मिला के टोटल 18 का कलेक्शन होगा। मैं केस लूँगा जिसमें मिस्टर और मिस स्मिथ दोनों एक साथ खड़े हो जा रहे हैं। मैं उल्टा बिल्कुल केस ले रहा हूँ उसमें। ऐसे क्वेश्चन को आपको उल्टा करना होता है। मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, जिसमें मिस्टर और मिस स्मिथ अपना दोनों साथ में रहेंगे। तो कितने आंसर इसके कितनी तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं टोटल, अगर इसको 1 यूनिट माने और ये 18 है तो टोटल 19 फैक्टोरियल, और इसको फर्दर कैसे अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या होगा, जब दोनों एक साथ हमेशा हो, मिस्टर और मिस्टर स्मिथ। हमसे क्या निकालना है, हमें वो केस निकालना है जिसमें मिस्टर स्मिथ और मिस स्मिथ कभी भी साथ ना हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल 20 फैक्टोरियल से आप इन केसेस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा यहाँ से। 19 फैक्टोरियल क्या किया, कॉमन लिया, तो ये क्या बचेगा 20, और ये क्या बचा -2। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 18 × 19 फैक्टोरियल। देखिए कितना सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही किया करिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दोनों साथ ना करने की बात कही जाए तो आप साथ वाला केस निकाला करिए, वो आसान होता है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 18 × 19 फैक्टोरियल। कोई केस है, हाँ ऑप्शन 1। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी पैरेललोग्राम आर फॉर्म बाय सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग ऑन अदर सेट ऑफ पैरेलल लाइन 7। कितनी दी है, 7 को 4 से इंटरसेक्ट करा के क्या पूछा जा रहा है, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। एक ध्यान रखा करिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम रेक्टेंगल पे लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब आप 7 पहले 4 ये लाइन बना लीजिए पैरेलल, और 7 पैरेलल लाइन से आप इसको कट कर लीजिए। कितनी, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गई 7। कितने इसमें रोज़ बन रही हैं ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 रोज़ हैं। कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। इसका कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला है, वो याद रखा करिए। आप ब्रैकेट में नंबर ऑफ़ रोज़ को फिल कर लीजिए, 1 + 2 + 3, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आप नंबर ऑफ़ कॉलम को फिल कर लीजिए। ये रेक्टेंगल की काउंटिंग निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम पैरेललोग्राम में भी इसको लगा सकते हैं। मतलब 1 × 1 वाले जितने केस बनेंगे, 1 × 2 वाले जितने केस बनेंगे, 1 × 3 वाले जितने केस बनेंगे, 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6, सब इससे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। वैसे ही 2 × 1 वाले, 2 × 2 वाले, 2 × 3 वाले, और सो ऑन अप टू 2 × 6 वाले, वैसे 3 × 1 सारे केस इसमें रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 × ये कितना एडिशन होगा, 6, इसका एडिशन कितना होगा 21। मतलब मेरे 126 पैरेललोग्राम बनेंगे जब हम 4 पैरेलल लाइन को 7 पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट कराएंगे। तो हमारे आंसर क्या होगा, 126। तो हमारा ऑप्शन कोई है, हाँ ए ऑप्शन। बस आपको ये फॉर्मूला इस केस में याद रखना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ को फिल करना है और नंबर ऑफ़ कॉलम को फिल करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इफ़ ऑल नंबर बिटवीन 11 to 100 आर रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर हाउ मेनी टाइम्स विल द नंबर 4 बी यूज। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम इसको पेपर ऑफ शीट पर लिख के देख लेंगे, लेकिन ऐसा भूले से भी ना करिएगा क्योंकि वहाँ पे हो सकता है इससे कहीं बड़ा क्वेश्चन आ जाए। तो जो एक मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ वो देखिएगा। इसमें क्या दिख रहा है, 2 डिजिट का ही नंबर होगा, बिल्कुल सही है। हमें क्या निकालना है कि 4 कितनी बार यूज़ होगा। तो देखिए 2 डिजिट का नंबर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली प्लेस पे 4 को फिक्स कर दे रहा हूँ। पहली प्लेस पे मैंने 4 फिक्स किया और यहाँ पे मैं दूसरी प्लेस पर 4 नहीं लूँगा, वो भी उसका कुछ रीज़न है, वो आपको पता चल जाएगा अभी। तो हमारे पास अब कितने ऑप्शन है, अगर 4 को हम नहीं लेंगे तो टोटल 9 ऑप्शन है जिससे हम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं 0 से लेकर कहाँ तक कि 9 तक, जिसमें मैं 4 को नहीं ले रहा हूँ। तो टोटल 9 ऑप्शन है, तो मतलब 9 तरीके से ही पहली प्लेस पे 4 को रखा जा सकता है। दूसरे केस में मैं क्या करूँगा, सेकेंड प्लेस पे 4 को फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका 0 भी नहीं हम चूज़ करेंगे और मैंने क्या कहा है, मैं 4 अभी नहीं चूज़ करूँगा इस प्लेस पे, तो 4 भी नहीं चूज़ करेंगे। तो इसके कितने ऑप्शन मुझे मिलेंगे, 8 ऑप्शन मिलेंगे। मतलब ये 9 ऑप्शन प्लस 8 और ऑप्शन मिल गए, मतलब टोटल 17 जगह तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 4 आएगा। फिर आखिरी केस हम ये ले लेते हैं 44, इसलिए मैं 4 को इसके साथ नहीं लिख रहा था क्योंकि कॉमन आने की दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो मतलब 4 कितनी बार यूज़ हो रहा है, टोटल 19 टाइम्स यूज़ हो रहा है। कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी। तो मुझे लग रहा है आज मैंने आपको एनक्यूटी में सारी चीज़ें क्लियर की हैं, काफ़ी कुछ क्लियर किया है और शॉर्टली मैं और क्वेश्चनों के साथ आपके साथ बहुत जल्दी मिलूँगा। और आप मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए और अपना प्यार और ऐसे ही देते रहिए।